हेलो फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में सेल डिवीज़न, सेल साइकिल के बेसिक कॉन्सेप्ट्स को समझेंगे और ये भी समझेंगे कि क्रोमैटिन का स्ट्रक्चर क्या होता है, कंडेंसेशन, डीकंडेंसेशन, सेल डिवीज़न के बेसिक्स क्या हैं। सो इन दिस वीडियो विल ट्राई टू अंडरस्टैंड द बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ सेल डिवीज़न, सेल साइकिल, स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमैटिड। हम ये भी समझेंगे कि क्रोमैटिन, क्रोमोसोम, क्रोमैटिन फाइबर्स, सिस्टर क्रोमैटिड, नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स में क्या डिफरेंस होता है। तो यहाँ पर पहले बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्लियर करेंगे, तो इन पर एक वीडियो और आएगा और उसके बाद हम सिस्टमैटिक सेल साइकिल स्टार्ट करेंगे आईसीएसई बायोलॉजी के सिलेबस के अकॉर्डिंग। So it's my humble request, please subscribe, like and share this video in your school group. Now coming to the interrelationship between chromatid and chromosomes. तो आप सब लोगों ने क्रोमैटिन, क्रोमोसोम्स, कंडेंसेशन, डीकंडेंसेशन ऑफ क्रोमैटिन सुना होगा और हम अक्सर इस सारे टर्म्स को लेकर कंफ्यूज हो जाते हैं। तो सबसे पहले आज हम ये समझेंगे कि क्रोमैटिन है क्या। आप इस डायग्राम को अगर हम देखें तो ये एक सेल की न्यूक्लियस है और इसको हम अगर शिफ्ट रिएजेंट से ट्रीट करेंगे और इस रिएक्शन को कहते हैं फल्जन रिएक्शन। इसमें न्यूक्लियस की माइल्ड हाइड्रोलिसिस होती है। अब न्यूक्लियस के अंदर सेल कंटेंट्स जिसमें थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है वो पिंक कलर का हो जाता है फल्जन रिएक्शन के बाद। तो इसी तरह से ये जो पिंक कलर के थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है इन्हीं को हम क्रोमैटिन कहते हैं। जब हम क्रोमैटिन फाइबर्स का केमिकल एनालिसिस करेंगे तो इसमें हमें दो तरह के स्ट्रक्चर्स मिलते हैं। फर्स्ट है डीएनए जो कि अप्रॉक्सीमेटली 40% होता है। सेकेंड स्ट्रक्चर होता है कुछ स्पेशल प्रोटीन्स होते हैं जिनको हम हिस्टोन प्रोटीन्स बोलते हैं जो अप्रॉक्सीमेटली 60% होते हैं। ये क्रोमैटिन हमें हमेशा थ्रेड लाइक नहीं दिखेंगे। अगर हम पूरे सेल साइकिल की बात करें तो हमेशा ये थ्रेड लाइक नहीं होते हैं। ये सिर्फ इंटरफेस में ही थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होते हैं क्योंकि इनका स्ट्रक्चर हमेशा चेंज होता रहता है। जैसे न्यूक्लियस का शेप और साइज चेंज होता है तो इसी तरह से इन क्रोमैटिन का स्ट्रक्चर भी चेंज होता है। इनकी अपीयरेंस चेंज होती है ड्यूरिंग द सेल डिवीजन। तो हम ये कह सकते हैं कि न्यूक्लियस डायनेमिक नेचर का होता है। डायनेमिक नेचर का मतलब ये होता है कि इसका शेप और साइज डिफरेंट स्टेजेस के साथ बदलता रहता है। डिफरेंट स्टेजेस मतलब प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज या इंटरफेज, जितनी भी फेजेस हैं इन सब में अगर हम देखेंगे तो अलग अलग स्टेजेस में क्रोमैटिन का कंडेंसेशन होता है, फिर डीकंडेंसेशन होता है और फिर वो डिवीजन स्टेज में क्रोमोसोम का फॉर्म ले लेते हैं। तो लेट अस अंडरस्टैंड द डायनामिक स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमैटिन। तो सेल की डिवीजन अगर हम साइकिल को देखें, सेल की डिवीजन साइकिल को देखें तो हम इसे दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। डिवीजन फेज, एक तो होता है डिवीजन फेज, दूसरा है इंटरफेज। इंटरफेज को हम रेस्टिंग फेज भी कहते हैं, पर यहाँ पर ऐसा नहीं है कि सेल रेस्ट करती है या इनएक्टिव होती है, बल्कि इस स्टेज में सेल सबसे ज़्यादा एक्टिव होती है। इंटरफेज दो सक्सेसिव डिवीजन के बीच की फेज होती है और इस फेज में सेल बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्क करती है। अब जैसे कुछ एग्जांपल्स लेते हैं। अब जो मसल सेल्स है उसका क्या फंक्शन है? कॉन्ट्रैक्शन, रिलैक्सेशन। बीटा सेल्स अगर हम देखें पैनक्रियाज में, लैंगरहैंस में, आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस में होती है, इनका क्या फंक्शन है? इंसुलिन सीक्रीट करना। न्यूरॉन्स को अगर हम देखें तो इनका फंक्शन है इम्पल्स को कंडक्ट करना। इसी तरह से सलाइवरी ग्लैंड को देखें तो फंक्शन है सलाइवा या टाइलिन को सीक्रीट करना। इंटरफेज में ही ये सारी सेल्स अपना स्पेसिफिक फंक्शन करती हैं। मतलब कि जो सेल जिस काम के लिए बनी है, जैसे मसल सेल जिस काम के लिए बनी है, न्यूरॉन्स जिस काम के लिए बने हैं, सलाइवरी ग्लैंड्स जिस काम के लिए बनी हैं, तो वो अपना काम इंटरफेज में करती हैं और इसके बाद वो नेक्स्ट सेल डिवीजन के लिए अपने आप को प्रिपेयर करती है। तो हम ये कह सकते हैं कि इंटरफेज किसी भी सेल साइकिल का बहुत इम्पॉर्टेंट फेज होता है, जहाँ पर डीएनए का रेप्लिकेशन होता है, प्रोटीन की सिंथेसिस होती है और एम स्टेज वो स्टेज होती है जहाँ पर सेल का जेनेटिक मटेरियल डिवाइड होता है। मतलब कि वो दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड होता है।
क्योंकि डिवीजन फेज में ही सेल अपनी 2 डॉटर सेल्स में कन्वर्ट होता है। अगर हम माइटोसिस की बात करें, मियोसिस की बात करें, तो उसमें 4 डॉटर सेल्स बनती हैं। तो इसी डिवीजन स्टेज में सेल के अंदर जो जेनेटिक मटेरियल होता है उसको इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना होता है और वो अपनी डॉटर सेल्स को प्रोवाइड करता है। तो अब हम ये देखते हैं कि कंडेंसेशन और डीकंडेंसेशन क्रोमैटिन का क्या होता है। तो जैसा कि हमने पढ़ा कि क्रोमैटिन का स्ट्रक्चर डायनेमिक होता है, मतलब कि उसमें कंडेंसेशन होता है, फिर डीकंडेंसेशन होता है, और ये जो प्रोसेस होती है वो कंटिन्यूअस होती है, रिपीटिशन होता है इस प्रोसेस का। तो अगर हम यहाँ पर देखें तो इंटरफेस में हम देख रहे हैं कि यहाँ पर कुछ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर हैं जिन्हें क्रोमैटिन फाइबर्स कहते हैं। अब उनका कंडेंसेशन होता है तो वो डिवीजन स्टेज में जाते हैं, और डिवीजन स्टेज में कंडेंसेशन का मतलब कि प्रोटीन की सिंथेसिस हो रही है, डीएनए का रेप्लिकेशन हो रहा है। तो इसके बाद जब उनका जेनेटिक मटेरियल डबल हो जाता है तब वो डिवीजन स्टेज में जाते हैं और वहाँ पर वो अपना जेनेटिक मटेरियल दोनों डॉटर सेल्स को इक्वली डिवाइड कर देते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि जो हाईली कंडेंस क्रोमैटिन होता है वो एम फेज में होता है और उसी को हम बोलते हैं क्रोमोसोम। तो अगर हम क्रोमोसोम की डेफिनेशन लिखें तो हम ये कह सकते हैं कि क्रोमोसोम्स आर हाईली कंडेंस्ड and highly coiled chromatin fibers which are highly visible in division stage, और कौन सी स्टेज है वो मेटाफेज है। तो यहाँ पर देखिए कि ये क्रोमैटिन फाइबर्स हैं, यहाँ पर इनका कंडेंसेशन हो रहा है और ये जो फाइनली अब जो स्ट्रक्चर है उन जिसको हम क्रोमोसोम बोलते हैं और जिससे हम बहुत ज़्यादा फेमिलियर हैं। तो अब इसको थोड़ा सा और समझते हैं कि क्रोमैटिन में डीएनए होता है और प्रोटीन्स होते हैं। डीएनए बहुत ही प्रेशियस मॉलिक्यूल होता है हमारी बॉडी का, और हम इसको मास्टर आर्किटेक्ट भी कह सकते हैं। और क्रोमैटिन में जो प्रोटीन होता है उसको कहते हैं हिस्टोन प्रोटीन्स। हिस्टोन प्रोटीन्स भी बहुत प्रेशियस मॉलिक्यूल होते हैं, क्योंकि थोड़ा सा भी अगर चेंज होता है डीएनए मॉलिक्यूल में, जिसको कि हम म्यूटेशन कहते हैं, तो ओवरऑल बॉडी में बहुत ज़्यादा ड्रास्टिक चेंज हो जाता है। तो इसी कारण से डीएनए को बहुत केयरफुली प्रोटेक्ट करना होता है, और ये प्रोटेक्शन, या हम कह सकते हैं कि ये जो पैकेजिंग है इसमें हिस्टोन प्रोटीन्स हेल्प करते हैं। तो हिस्टोन प्रोटीन्स क्या होते हैं कि ये बेसिक प्रोटीन्स होते हैं, मतलब कि एल्कलाइन इनका नेचर होता है, और जो प्रोटीन्स होते हैं ये हमें पता है कि ये एमिनो एसिड्स के कॉम्पोजिशन से बने होते हैं, कि बहुत सारे एमिनो एसिड्स होते हैं वो मिलके प्रोटीन्स बनाते हैं। अब हिस्टोन प्रोटीन की अगर हम बात करें तो यहाँ पे 2 मेन एमिनो एसिड्स होते हैं, आर्जिनिन और लाइसिन। और ये हिस्टोन प्रोटीन्स, अगर हम टोटल हिस्टोन प्रोटीन्स की बात करें तो ये 5 तरह के हिस्टोन प्रोटीन्स होते हैं, H1, H2A, H2B, H3, H4, जिसमें H1 हाईली लाइसिन रिच प्रोटीन होता है, H2A और H2B मॉडरेटली लाइसिन रिच होते हैं, और H3 और H4 आर्जिनिन रिच प्रोटीन्स होते हैं जो कि एल्कलाइन होते हैं। और जैसा कि हमको पता है कि डीएनए एसिडिक नेचर का होता है, डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड। तो अब हम यहाँ पर हमें ये समझना है कि एसिड और बेस दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं जस्ट टू स्टेबलाइज और न्यूट्रलाइज ईच अदर। तो अब हमें पता है कि यहाँ पर जो डीएनए का मॉलिक्यूल है उसको स्टेबलाइज करने के लिए, डीएनए का मॉलिक्यूल वो जो एसिडिक है उसको स्टेबलाइज करने के लिए हमको कुछ बेसिक स्ट्रक्चर की ज़रूरत पड़ेगी जो कि हिस्टोन प्रोटीन्स हैं। यहाँ पर हिस्टोन प्रोटीन्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं और डीएनए को टाइटली पैक कर देते हैं। अब यहाँ पर अगर हम ये स्ट्रक्चर देखें, इंटरफेस के न्यूक्लियस को अगर हम देखें तो यहाँ पर हमको बीड्स लाइक स्ट्रक्चर दिखेंगे, और इनको कहते हैं बीड्स ऑन स्ट्रिंग अपीयरेंस, या जिसको बहुत ही कॉमन टर्म में हम बोलते हैं थ्रेड। तो अब यहाँ पे एक ये क्वेश्चन अराइज हो सकता है, बहुत कॉमन सा क्वेश्चन है, कि हमें इंटरफेस में क्रोमोसोम्स क्यों नहीं दिखाई देते हैं। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से भी अगर हम देखते हैं तो हमको क्रोमोसोम्स नहीं दिखाई देते हैं। तो इसका सिंपल सा आंसर ये है कि क्रोमोसोम हमको डिवीजन फेज में दिखाई देते हैं।
इंटरफेज में क्रोमोसोम्स अपने लूज फॉर्म में होते हैं, ओपन फॉर्म में होते हैं, या हम कहें कि वो थ्रेड लाइक फॉर्म में होते हैं, जिनको क्रोमैटिन फाइबर्स कहते हैं ना। अब हमने यहाँ देखा कि हिस्टोन प्रोटीन्स में H2A, H2B, H3 और H4 प्रोटीन्स के दो दो मॉलिक्यूल्स होते हैं। तो टोटल कितने मॉलिक्यूल्स हुए? 8 मॉलिक्यूल्स। अब ये 8 मॉलिक्यूल्स मिलकर एक स्पेशल स्ट्रक्चर बनाते हैं जिसको कहते हैं हिस्टोन ऑक्टोमर। अब ये हिस्टोन ऑक्टोमर का स्ट्रक्चर देखिए, ये फ्रंट से दिख रहा है स्ट्रक्चर, इसी तरह का बैक साइड भी होगा। फ्रंट में हमको ये 4 मॉलिक्यूल्स दिख रहे हैं, बैक में भी 4 होंगे, तो टोटल होंगे 8 मॉलिक्यूल्स। और इसमें ये ध्यान देने वाली बात है कि H1 प्रोटीन्स जो होते हैं वो इस हिस्टोन ऑक्टोमर का पार्ट नहीं होते हैं। अब यहाँ पर हम देखते हैं H1 प्रोटीन्स का रोल बाद में आएगा। अब हम यहाँ देखते हैं कि ये जो हिस्टोन प्रोटीन्स होते हैं ये बॉल लाइक स्ट्रक्चर होते हैं और इन्हीं के ऊपर डीएनए स्ट्रैंड की रैपिंग होती है। और ये जो रैपिंग होती है, टू बी वेरी प्रिसाइज, ये जो टर्न्स होते हैं 1.65 होते हैं, पर रफली हम इनको बोलते हैं कि यहाँ पे 2 टर्न्स हैं। तो ये स्ट्रक्चर है, दिस इज न्यूक्लियोसोम। न्यूक्लियोसोम में हम देख रहे हैं कि देर इज़ अ रैपिंग ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल और ऑक्टोमर पर डीएनए रैप होगा। अब यहाँ पर जो अब जैसे कि हमको पता है कि डीएनए जो है वो बेस पेयर्स के होते हैं, उसमें बहुत सारे बेस पेयर्स होते हैं, थाउजेंड्स ऑफ बेस पेयर्स होते हैं। तो अप्रॉक्सीमेटली 145 से 147 बेस पेयर्स जो होते हैं वो हिस्टोन ऑक्टोमर के कांटेक्ट में होते हैं, दैट आर दे आर इन टच ऑफ हिस्टोन ऑक्टोमर, जो कि ये बॉल लाइक स्ट्रक्चर यहाँ दिख रहा है। एंड H1 प्रोटीन इज नोन एज सीलिंग प्रोटीन और पैकेजिंग प्रोटीन। एंड अगेन एज यू नो दैट H1 प्रोटीन इज नॉट अ पार्ट ऑफ हिस्टोन ऑक्टोमर। तो अब हम यहाँ पे ये कह सकते हैं कि न्यूक्लियोसोम, अब इस पूरे स्ट्रक्चर को बोलते हैं, हिस्टोन ऑक्टोमर के ऊपर जो डीएनए की रैपिंग हो रही है उसको हम बोलते हैं न्यूक्लियोसोम। न्यूक्लियोसोम में H1 प्रोटीन हम इंक्लूड करते हैं क्योंकि अभी ये जो डीएनए का स्ट्रैंड है थोड़ा लूजली बाउंड है। अब इसमें H1 प्रोटीन्स जो होते हैं वो उनको परफेक्ट पैकेजिंग प्रोवाइड करते हैं। तो ये न्यूक्लियोसोम और H1 जब मिल जाते हैं तो इस पूरे स्ट्रक्चर को कहते हैं क्रोमैटोसोम। तो अब यहाँ पर हम ये देखते हैं कि न्यूक्लियोसोम, फिर से एक बार रिवाइज कर लेते हैं कि ऑक्टोमर, हिस्टोन ऑक्टोमर्स होते हैं जहाँ पे 8 प्रोटीन मॉलिक्यूल्स होते हैं। इसके बाद न्यूक्लियोसोम जो होता है वो हिस्टोन ऑक्टोमर और डीएनए का होता है। पूरे न्यूक्लियोसोम को स्टेबलाइज या सील करने के लिए H1 प्रोटीन्स होते हैं और ये जो H1 प्रोटीन्स होते हैं वो डीएनए स्ट्रैंड के अप्रॉक्सीमेटली 20 बेस पेयर से टच में होते हैं या कांटेक्ट में होते हैं। और अब इस पूरे स्ट्रक्चर को बोलते हैं क्रोमैटोसोम। तो क्रोमैटोसोम क्या होता है? क्रोमैटोसोम इज न्यूक्लियोसोम प्लस H1 प्रोटीन। जो पूरा न्यूक्लियोसोम है और H1 प्रोटीन को मिला दें तो क्रोमैटोसोम होता है। और अगर हम पूरा बेस पेयर काउंट करें क्रोमैटोसोम में तो हमें पता है कि डीएनए का जो कांटेक्ट में बेस पेयर होते हैं वो अप्रॉक्सीमेटली 145 से 147 होते हैं और H1 प्रोटीन के कांटेक्ट में जो बेस पेयर्स होते हैं डीएनए के वो 20 होते हैं। तो टोटल अप्रॉक्सीमेटली 165 टू 167 बेस पेयर्स कांटेक्ट में होते हैं। अब हम यहाँ पे एक स्ट्रक्चर अब ये देखते हैं कि ये जो आपको स्ट्रैंड दिख रहा है ये डीएनए स्ट्रैंड है, सिंगल डीएनए का स्ट्रैंड है और सिंगल डीएनए के स्ट्रैंड में थाउजेंड्स ऑफ न्यूक्लियोसोम्स होते हैं जो डीएनए से एसोसिएटेड होते हैं। यहाँ पर ये न्यूक्लियोसोम जो स्मॉल बीड्स लाइक स्ट्रक्चर दिख रहे हैं वो न्यूक्लियोसोम्स हैं और 2 न्यूक्लियोसोम्स के बीच में जो डीएनए का पार्ट होता है उसको कहते हैं लिंकर डीएनए और इसमें 40 टू 80 बेस पेयर्स होते हैं, ये जो लिंकर डीएनए है। तो लिंकर डीएनए हम कह सकते हैं कि इट इज़ बिटवीन 2 सक्सेसिव न्यूक्लियोसोम। तो न्यूक्लियोसोम्स, अब हम यहाँ पे ये कह सकते हैं कि न्यूक्लियोसोम्स जो होते हैं दे आर द स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ क्रोमैटिन मटेरियल। नाउ अब हम ये समझते हैं कि आगे पैकेजिंग कैसे होगी, मतलब पैकेजिंग का मतलब ये है कि कंडेंसेशन और डीकंडेंसेशन कैसे होगा।
अब इस डायग्राम को देखते हैं कि यहाँ पर हमने ये देखा कि ये सिंगल थ्रेड है जहाँ पर न्यूक्लियोसोम्स हैं। अब इसका जो जब कंडेंसेशन होगा, कंडेंसेशन मतलब कि जब डीएनए का रेप्लिकेशन होगा, प्रोटीन की सिंथेसिस होगी, तो यहाँ पर जो डबल स्ट्रैंड्स दिखेंगे डीएनए के, जिसका डायमीटर अप्रॉक्सीमेटली 30 नैनोमीटर का होगा, ये एक फाइबर बना लेंगे। और अगर हम लेंथ वाइज देखें तो 300 नैनोमीटर होगा और इसकी फर्दर पैकेजिंग होगी। फर्दर पैकेजिंग का मतलब है फर्दर लूपिंग होगी, तो ये आगे जाके 250 नैनोमीटर का फाइबर बना लेगा और इसके बाद फिर से पैकेजिंग होगी, कंडेंसेशन होगा, हाईली कंडेंसेशन होगा। तो अब यहाँ पर फाइनली जब ये क्रोमैटिन मटेरियल डिवीजन स्टेज में जाएगा, तब वहाँ पर मैक्सिमम कंडेंसेशन होगा मेटाफेज स्टेज में, और इसी स्टेज में हम जो स्ट्रक्चर बनेगा उसको कहते हैं क्रोमोसोम्स। तो हम ये कह सकते हैं कि क्रोमोसोम्स आर हाईली विजिबल इन डिवीजन स्टेज, और डिवीजन स्टेज की भी मेटाफेज में ये हाईली विजिबल होते हैं क्रोमोसोम्स। एंड क्रोमोसोम्स आर सिंपली कंडेंस्ड फॉर्म, कंडेंस मतलब पैकेट फॉर्म ऑफ क्रोमैटिन मटेरियल। अब यहाँ पर ये क्वेश्चन उठता है कि कंडेंसेशन और डीकंडेंसेशन क्यों होता है। तो नाउ कमिंग टू द सेल साइकिल, अब हम इस डायग्राम में अगर हम देखते हैं तो क्रोमोसोम्स हमें इंटरफेस में नहीं दिखाई देते। जैसा कि हमको पता है कि क्रोमोसोम्स लूज फॉर्म में या अनकंडेंस फॉर्म में क्रोमैटिन मटेरियल के फॉर्म में दिखाई देते हैं। तो अब हम इंटरफेस से जब डिवीजन फेज में जाते हैं तो क्रोमैटिन का कंडेंसेशन होता है और ये कंडेंसेशन मेटाफेज तक होगा, और इसीलिए मेटाफेज में क्रोमोसोम्स जो होते हैं वो हाईली कंडेंस्ड होते हैं, हाईली विजिबल होते हैं। तो अब इसको हम इस स्टेज, इस डायग्राम से समझ लेते हैं कि डिवीज़न फेज़ के बाद सेल डिवाइड होगी। जब डिवीज़न फेज़ में एक सेल आएगी, जब वो 2 डॉटर सेल्स में डिवाइड होगी, उसमें जो जेनेटिक मटेरियल है इक्वली डिवाइड होगा। तो अब ये जो 2 डॉटर सेल्स हैं ये फिर से कहाँ पर एंटर करेंगी, ये जाएंगी इंटरफेज में, और इंटरफेज की भी G1 स्टेज से एंटर करेंगी। तो जो नई सेल्स होती हैं वो G1 फेज से एंटर करती हैं, और इसी इंटरफेज की G1 फेज में क्रोमैटिन मटेरियल अनकंडेंस्ड हो जाता है, यानी कि लूज हो जाता है, डीएनए लूज हो जाता है। और कंडेंसेशन की प्रोसेस इसीलिए होती है कि डिवीजन फेज में हमें जेनेटिक मटेरियल को 2 डॉटर सेल्स में इक्वली डिवाइड करना होता है। तो हमें उस लूज डीएनए के, जो इंटरफेज में डीएनए लूज है, उसके पैकेट्स बनाने होते हैं। और जब डिवीजन के बाद नई सेल इंटरफेज में जाती है, G1 फेज में जाती है, तब डीएनए का रेप्लिकेशन होता है। और अब फिर से, क्योंकि अब सेल को फिर से नई सेल साइकिल स्टार्ट करनी है, फिर से डिवाइड होना है, तो इसीलिए डीएनए का रेप्लिकेशन होता है, कंडेंसेशन होता है। तो जैसे अगर अब इसको हम एक बहुत सिंपल एग्जांपल से समझ लेते हैं कि जैसे अगर हमें बुक्स को, हमारे पास 3-4 बुक्स हैं, हमें अपने फ्रेंड को गिफ्ट करना है, तो हम क्या करेंगे, उन बुक्स को पैक करके कोरियर करते हैं। हम लूज बुक्स तो नहीं भेज सकते हैं। तो जब वो पैकेट में, वो बुक्स पैकेट में आपके फ्रेंड्स के पास जाएंगी, तो ऑब्वियसली वो उन पैकेट्स को अनपैक करेगा, क्योंकि उनको आपके फ्रेंड को बुक्स को निकाल के पढ़ना है, नोट्स बनाने हैं। तो इसी तरह से क्रोमैटिन जो इंटरफेज में लूज फॉर्म में होता है, जब वो डिवीजन स्टेज में जाता है तो उसके पैकेट्स बनते हैं, मतलब कंडेंसेशन होता है। और जब वो फिर से इंटरफेज में आता है, अपने 2 डॉटर सेल्स बना के फिर से इंटरफेज में आता है, तो वो फिर से उसका डीएनए लूज हो जाता है, क्योंकि जब डीएनए का रेप्लिकेशन होगा तो डीएनए का लूज होना बहुत ज़रूरी है। जब डीएनए कंडेंस फॉर्म में होगा तो उसका रेप्लिकेशन नहीं होगा, प्रोटीन की सिंथेसिस भी नहीं होगी। ये दोनों ही चीज़ें सिर्फ डीकंडेंसेशन के बाद होती हैं, जब डीएनए लूज हो जाता है। अब यहाँ पर क्या होता है कि इंटरफेज में, अब ऐसा नहीं है कि इंटरफेज में जब डीकंडेंसेशन हो गया तो क्रोमैटिन पूरा का पूरा लूज हो जाए। ऐसा नहीं कि सारे डीएनए, अब जैसे ह्यूमन बींग्स की बात करें तो 46 क्रोमोसोम्स हैं, तो जब वो अपने इंटरफेज में आते हैं तो ऐसा नहीं है कि पूरे के पूरे क्रोमैटिन जो होते हैं उन डीएनए में वो लूज हो जाते हैं। यहाँ पर वो क्रोमैटिन लूज होते हैं जिनकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है, और वो पूरा का पूरा लूज हो जाता है। अब एग्जाम्पल लेते हैं, अब जैसे बीटा सेल है,
बीटा सेल का फंक्शन क्या है? इंसुलिन प्रोड्यूस करना। तो क्रोमैटिन जिसके डीएनए में इंसुलिन प्रोड्यूस करने की इंफॉर्मेशन होगी वही लूज होगा। इसी तरह से सलाइवरी ग्लैंड का फंक्शन क्या है? टाइलिन बनाना। तो वो डीएनए जिसमें टाइलिन बनाने की इंफॉर्मेशन होगी वो लूज होगा। तो अब यहाँ पर इस बेसिस पे हम ये देख सकते हैं कि इंटरफेज में क्रोमैटिन को हम दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। यू क्रोमैटिन जो लूज क्रोमैटिन होता है, और हेट्रोक्रोमैटिन जो कंडेंस फॉर्म में होता है इंटरफेज में भी। तो यहाँ पे दो तरह के क्रोमैटिन होते हैं, यू क्रोमैटिन एंड हेट्रोक्रोमैटिन। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। कॉन्सेप्ट बिल्डिंग का नेक्स्ट वीडियो इंटरफेस की G1S G2 फेज पर होगा। सो प्लीज़ कमेंट करके बताएं कि इस वीडियो से आपको क्या वैल्यू मिली, क्या आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हुए, एंड लाइक शेयर सब्सक्राइब माई चैनल। टिल देन हैप्पी लर्निंग, बाय बाय।